वीडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये हाउस का प्रिविलेज राइट है कि वो कभी भी वापस कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्र को पूरी तरह से अवसान नहीं किया गया है, बुलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, लंबा चलता है, और कई बार बैठकों को लेकर के चिंता जो जाहिर की जाती है, सीपी जोशी खुद भी कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा केरल में 60 बैठकें साल में होती हैं, और बड़े राज्य हैं उनकी बैठकों की स्थिति और भी खराब है। हम काफी हद तक यानी कि झलकता है। खैर, लेकिन इस सत्र के दौरान कई चीजें, इतिहास भी बनी, कई परंपराएं बनी, कई परंपराएं टूटी भी, कई कुर्सियों का इंतजार रहा कि यहाँ कौन तशरीफ रखेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूं उपाध्यक्ष के बिना ये सत्र पूरा हुआ। मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष का जो बनना चाहिए था उसका अभाव रहा, ना ही सीएलपी लीडर बन पाया। तो दोनों तरफ से ही जो फ्लोर पे चीजें दिखनी चाहिए थी उसका अभाव रहा। यह भी आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपने विधायक दल की बैठक ही नहीं कर पाया। मंत्रियों को कई बार डांट खानी पड़ी। माफ करेगा, डांट का मतलब यही है कि उन्हें आईना देखना पड़ा कि हमारी तैयारी नहीं है। कई बार अपने सवालों के जवाब में उलझते नजर आए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये कह करके कि इतना ही मालूम है, मैं इसमें कोशिश करूंगा, हम इसको दिखवाते हैं। मुझे लगता है कि ये गैर वाजिब उत्तर है। हालांकि अभी विधानसभा का अपना एक एजेंडा है और उनका अधिकार भी है कि वो किस तरह से आंसर्स दिलवाते हैं। हालांकि स्पीकर ने काफी हद तक कोशिश की और सवालों के जवाब दिलवाने के लिए। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर 3 जर्नलिस्ट अपने नजरिए से बताएंगे। डॉक्टर यश गोयल साहब खुद हाउस को कवर कर रहे थे, और श्याम सुंदर शर्मा साहब लगातार उसकी समीक्षा अपने माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे थे। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने खुद ने फिजिकली हाउस को कवर किया है, आपका लंबा एक्सपीरियंस भी है, हवा महल से सफर तय करके आपने ये वाली विधानसभा भी देखी है। तो कैसा माना जाए इस सत्र को? अनम्यूट सर, अनम्यूट करिए। म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट करिए आप। योगेंद्र जी, ये बजट सत्र था। हमेशा बजट सत्र लंबा होता है। इस बार भी ये करीबन 22 दिन चला है पूरा। और उसके साथ साथ जो है बजट पेश किया गया, जो बहुत जरूरी था सरकार के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर के, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था तो बजट का बहुत महत्व था। ये था करीबन 8-10 बिल इसमें आए, काफी पास हो गए। और जो कार्य हुए, जो सबसे बढ़िया जो कार्य रहे वो ये प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, उसमें अध्यक्ष महोदय ने ये कोशिश की कि सारे के सारे प्रश्न उसमें समाये। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि मंत्रियों को कहा कि आपका जवाब पढ़ाओ माना जाएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए तत्काल और उसका भी जवाब लीजिए। और जो नहीं आया, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने शून्य काल में भी और प्रश्न काल में रखी। अगर कोई सदस्य कॉल किया गया प्रश्न के और उसका छूट गया तो पहले व्यवस्था नहीं होती थी, जो उसका छूट गया हो गया। लेकिन काल में अगर दिख गया तो वापस करवाया उन्होंने, वापस भी कराया और उन्होंने खुद ने भी रेज किया वो क्वेश्चन और उसको कंप्लीट किया। तो बिजनेस तो पूरा हुआ। बिजनेस में मैं नहीं सोचता कि कमी रही। जितना बिजनेस उन्होंने कल तक प्रस्तुत किया था वो सारा है उसके अंदर, सारा पास हुआ है। और जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं वो तो बजट पास हुआ है। बजट पास हुआ है तो मुख्यमंत्री जी ने जो चुनावी बजट है, जिसको लोग अपोजिशन वाले कहते हैं चुनावी बजट है, पर उनकी नजर में ये 5 साल का बजट है जी। ये पूरा अगला 5 साल जो है उसमें भी कांग्रेस सरकार राज करना चाहती है, ये कह करके ये बजट पेश किया गया। अब बजट में जो प्रावधान है वो आपने देखे कितने कितने फायदे हैं, सारे ही फायदे हैं। कोई टैक्स फ्री बजट आया है। हमेशा पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री टैक्स फ्री बजट पेश करते आए हैं, इसलिए वो विवाद तो है ही नहीं कि नए कर लगाए या महंगाई बढ़ाई। सुविधाएं दी हैं जितनी दे सकते थे। अपोजिशन जो कहता है वो आपको हमको सबको मालूम ही है कि भाई कर्जे माफ नहीं किए, रोजगार नहीं दिए और पेपर लीक होते रहे, इस तरह की सारी चीजें वो करते रहे। एक तो ये था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिल था जो आपने देखा, जिसकी वजह से अभी भी विवाद चल रहा है, वो राइट टू हेल्थ, मतलब मरीज की इलाज की गारंटी, वो बिल पास हुआ। एक हुआ ये वकीलों का, उनको कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, ये था। और
अभी एक नगर पालिका का एक बहुत अच्छा एक्ट भी पास हुआ है, जो बहुत धीरे से निकल गया, छपा है एक जगह सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में भी छपा होगा। उसमें यह है कि राइट टू रिकॉल, म्यूनिसिपल बॉडीज में राइट टू रिकॉल में ये था, कुछ बॉडीज में अप्लाई होता था, कुछ में नहीं होता था। उसमें ये किया गया है कि वो अगर कुछ कह देंगे तो वहां तक आपको इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाना पड़ेगा और इमीडिएटली राइट टू रिकॉल हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे बिल थे और इस तरह का सारा बिजनेस पूरा हुआ। और जो पेपर लीक पे जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा दिक्कत रही, जो मैं समझता हूँ, बीजेपी ने पेपर लीक पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, अंदर भी और बाहर भी, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने ये जो चिकित्सा वाला बिल चल रहा था उस पे काफी कोशिश की, उस पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो शुरुआत से अच्छा उन्होंने मजेदार बात है, गवर्नर दर्ज कराना चाहिए था, जो विरोध दर्ज करा सकते थे वो, एक मुझे लग रहा है कि प्लानिंग की कोई कमी रही बीजेपी के बीच पे, रोड मैनेजमेंट नहीं रहा। उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, गवर्नर को गवर्नर एड्रेस ही नहीं पढ़ने दिया, वहां से विवाद शुरू हो गया था। अच्छा, बजट में सबसे बड़ी जो क्लासिकल चीज आपने सबने हमने नोट की कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक पन्ना ऐसा पढ़ लिया जो पिछले 5 साल 1 साल पुराना था। वो एक बहुत बड़ा हंसी का कारण बना। अब वो उसके लिए किसी को सजा नहीं दी गई। मैं सोचता हूँ सजा दी जानी चाहिए किसी को, किसी ना किसी ने तो रखा है वो, और वो चीज थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो बजट सेशन में होती है। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया, बजट पास करा लिया, और बजट पास होने से पहले सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी। 1 अप्रैल प्रीपोन्ड करके, पोस्टपोन्ड करके नहीं, प्रीपोन्ड करके सारी चीजें उन्होंने लागू करवा दी 1 अप्रैल से। बहुत एडवांस में उन्होंने वो काम किए। तो बजट तो सेशन अच्छा था, कम चला, 22 दिन कम ही है, और चल सकता था, पर कल कोई विशेष बात हो गई इस वजह से नहीं चला। और कुल मिलाकर के तो ये पब्लिक के लिए तो अच्छा है, गैस सस्ती मिलेगी, बिजली सस्ती मिलेगी, कंसेशन मिलेगा, इस तरह की काफी अच्छी चीजें हैं जो बोनंजा जिसे बोलते हैं, गरीबों का बोनंजा है। बात है योगेंद्र जी। जी ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपने भी काफी लंबे समय तक हाउस को देखा है। मैं एक चीज इसमें देख रहा हूँ आजकल, सरकारों का बचना कहूं इससे या जल्दी भागना कहूं। आप लोगों ने देखा कि पहले विभाग के अनुसार सबकी डिमांड्स पे चर्चा होती थी, अब आजकल आप लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं, पुलिस, जेल और एसीबी पे, तो कभी एसीबी की हो जाएगी, कभी जेल की हो जाएगी, कभी पुलिस, मेन पुलिस इनकी हो जाएगी। अगर नगरीय विकास की बात करें तो स्वायत्त शासन को बीच में लगा देंगे, नगरीय विकास आउट हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए बहस? इस पे बहस होनी चाहिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए कि जो लोग पार्टी का संचालन कर रहे हैं, सत्ताधारी दल में भी, विपक्ष में भी, उनकी उस तरीके की तैयारियां नहीं है। वो नहीं जानते कि उनकी क्या जिम्मेवारियां और किस तरीके से इन सारी बातें चैनलाइज होनी चाहिए। जब वो जानते ही नहीं है तो चैनलाइज कैसे करेंगे? इसमें तो मदद कर रहे थे सीपी जोशी, जिन्होंने कि हर विधायक को, हर क्षेत्र को अपने उन सवालों के हिसाब से जवाब दिलवाने की बात की। अन्यथा वो लोग उस तरीके की चीजों को, न तो वो उस तरीके से नियम पढ़ते हैं, न नियमों को लेकर के चर्चा करते हैं, न उस तरीके से पेश आते हैं। मैंने तो सिर्फ जो कुछ देखा है वो टीवी के माध्यम से ही बता सकते हैं, क्योंकि अब वहां तो हम जाते नहीं। वहां तो अब जैसे हमारे तो आप ही, गोयल साहब ही इसके लिए एक चश्मदीद है। ये जो कह रहे हैं ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये योगेंद्र जी ने सारी अटेंड की है। नहीं, योगेंद्र जी इस वक्त दूसरा दायित्व निभा रहे हैं, वो हमारा एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का और पॉलिटिकल पार्टीज की एक कमजोरी नजर आने लगी है कि उनके यहाँ उस तरह का अध्ययन नहीं होता। उस तरह की जो सीनियर्स हैं वो सिखाते नहीं है अपने जूनियर्स को, क्योंकि जूनियर्स ही अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगे हैं। और उसका नतीजा होता है कि न बड़े का ख्याल रखते हैं, न छोटे का ख्याल रखते हैं, न वरिष्ठ का ख्याल रखते हैं। जो कुछ होता है वो सब सामने आ जाता है कि देखिए। अन्यथा ये हाउस अपने आप में बड़ा चर्चित हुआ करता था, वो वैसा सिलसिला नहीं है। और तकलीफ इस बात की है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती, चर्चा करने की कोई जगह भी नहीं है। और जो कुछ चर्चा करवा सकते थे उन लोगों को तो बाहर बिठाते हैं आजकल, कि आप बाहर बैठिए, अंदर आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे यूं लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेवारियों से गड़बड़ा रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, या जो भी हाउस में दूसरी पार्टियां बैठी हैं वो हो, कोई भी हो।
उनके यहाँ उस तरीके से क्लासेस नहीं ली जाती कि आज हाउस में आपको क्या पूछना है, क्या कहना है, किस क्षेत्र के बारे में आप कौन सी जिम्मेवारी लेंगे, तैयारी करके जाइए ताकि मंत्री को आप आड़े हाथों ले सकें या अपने क्षेत्र विधायकों के साथ में वो सारे सिलसिले बंद हो गए। मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो पत्रिका निकलती थी, श्रीकांत वर्मा एडिट करते थे, नवल जी भी उसके एडिटर रहे, गिरजा जी भी उसके एडिटर रही, वही मेरे को कहीं कांग्रेस के लोगों के पास में नजर नहीं आए। हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लगा उनके पास में भी ऐसा कोई पाठ्यक्रम के अलावा भले कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो सब चीजें झलकती थी पहले, तैयारी और अपने मानसिक रूप से और अपनी प्रतिबद्धता के साथ में जब विधानसभा में उतरते थे तो बातें बहुत अलग किस्म की होती थी। अब जो जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें हो जाती हैं, जिस तरह के अल्फाज बोल दिए जाते हैं, वो संभव नहीं था। तो ये इस साल, क्योंकि साल का आखिरी सेशन है ये इस सरकार का, इस प्रतिपक्ष का, तो इसलिए इस पर इतनी चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसा हम सब ने महसूस किया है कि वो तैयारियां है नहीं। और अब जिस तरीके से इस पाले से उस पाले में जाने के बयानात आने लगे, उससे समझ में आने लगा कि प्रतिबद्धता नाम की भी कोई चीज स्थायी नहीं है। ये बड़े ऐसे गठजोड़ हैं जो मतलब से हो गए, हैसियत के लिए हो गए और कभी भी बिखर सकते हैं। तो ये बिखराव नजर आया और पॉलिटिकल पार्टीज का वैचारिक रूप से मजबूती नजर नहीं आई। बिल्कुल। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जिन पदों पर कायदे से बैठा जाना चाहिए था, और मैं वो परंपरा रही है, अगर आप नहीं बैठाएंगे तो कल को ये रहेगा कि फिर तो लीडर ऑफ हाउस, सीएलपी लीडर और विधानसभा अध्यक्ष 3 लोग ही काम चला लेंगे। कोई भी विधायक रख सकता है कि समय बढ़ाया जाता है आज की प्रोसीडिंग के लिए, ये मैं बीएससी की मीटिंग करनी है। आपको चीफ व्हिप का काम क्या है? बीएससी की बैठक, समय बढ़वाना, और पंचायती करनी है तो ग्रीन वाली बुक लेके खड़े हो जाओ कि ठीक है साहब इसमें ये लिखा हुआ है, जो पूछता नहीं है उसमें अगर नहीं बोलो तो भी काम चलेगा उससे। तो मैं जो देख पा रहा हूँ उसको श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या वास्तव में सीपी जोशी ने काफी कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो पार्टियों को तय करनी है, वो पार्टियों से तय नहीं करा सकते। जैसे आपने पहले भी एक बार जिक्र किया कि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद की नहीं है, आप अपने किसी सीनियर लीडर को उस पर बैठा सकते थे। इसी तरह से अभी चीफ व्हिप सब ये मान के चल रहे थे फरवरी तक तो कि शायद अभी महेश जोशी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सत्र शुरू में तो तभी रिजाइन कर दिया। इससे बड़ी रोचक बात थी। इधर गुलाब जी के जाने के बाद में सीएलपी लीडर नहीं है, आप कार्यवाहक से काम चला रहे हो। हालांकि मिस्टर राठौड़ ने अच्छी भूमिका अदा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका जो स्पीच भी था अभी अनुदान मांग के बजट जब पास हो रहा था उस दिन 25-30 मिनट का उनका स्पीच था, लेकिन काफी सीएलपी लीडर के नाते प्रभावशाली रहा और अच्छा बोले वो। लेकिन करेक्शन करूंगा, वो सीएलपी नहीं, वो बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर, सी तो कांग्रेस में था। बिल्कुल। वैसे तो देखिए उपनेता प्रतिपक्ष का भी कोई पद नहीं है विधानसभा के अंदर, ये बनाया हुआ है, पद ही नहीं है वो। मैंने किसी से पता किया, जैसे मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से उपनेता है, ऑफिशियल नहीं है ये, क्योंकि उसको भी कैबिनेट मंत्री के पद का ही वो लेनी पड़ती है, वो है ही नहीं, कोई पद ही नहीं है ये उपनेता। और अब इनको कार्यवाहक के रूप में एक भाई कार्यभार ठीक है आप ले लीजिए, ये एक हाउस में एक बन गया कि चलो उपनेता भी होता है, बाकी है नहीं, कोई पद नहीं है उपनेता का। तो ये बीजेपी की तरफ से क्या लगता है आपको कि पार्टियों को भी बहुत सीरियसली इसको लिया नहीं, या उलझन इतनी थी कि किसको बनाया जाए? देखिए योगेंद्र जी, मैंने विधानसभा का ये सत्र देखा, निराशा थी, लोगों में उत्साह नहीं था। जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में को लेकर के जिस तरह से विधायक पहले तैयारी करते थे, विधायक दल की बैठक होती थी। अब देखिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हुई, बार बार विधायक कह रहे थे भाई बैठक क्यों नहीं की। पहले 2-3 बार बैठक हो जाती थी और ये होता था कि हम रणनीति के तहत विपक्ष क्या कह रहा है और हम अपनी रणनीति के तहत बोलेंगे। अब कांग्रेस के लोगों ने घेरा। अब देखिए बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को घेरा और कहा ये सारी चीजें जो कुंठाएं थी, जो मुख्यमंत्री को विधायक दल की बैठक में सुननी चाहिए थी, नहीं सुनी तो उन्होंने हाउस में सुना दी। ये बात सही। देखिए अभी हाउस ऐसा था कि 5 साल करीब लगभग पूरे हो जाएंगे, उपाध्यक्ष नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया ये पता ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब तालमेल नहीं है। या तो आप विपक्ष को देते उपाध्यक्ष पद, जो कि पहले दिया जाता था, आप विपक्ष को नहीं देते तो खुद के लोग को किसी को बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। लेकिन उप सचेतक होने के नाते सचेतक वाला तो काम चल गया, तो कोई बात नहीं, उप सचेतक तो था। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस पूरी तरीके से वो थी कि किसी को मनोनीत कर दिया हो।
अब वहां पे देखिए उपनेता का तो पद है ही नहीं, सही बात है, नियम में कहीं नहीं है, वो विधायक दल के उपनेता है और विधानसभा में विधायक प्रतिपक्ष का उपनेता नहीं होता, कभी नेता ही होता है। वो जो होता है, जो प्रतिपक्ष का नेता जब चला गया तो किसी को चिंता ही नहीं कि बनाए। अब देखिए जो सीनियर्स लोग थे वो आते ही नहीं है, हाउस में बैठते ही नहीं है, वसुंधरा जी बैठती नहीं है, मुख्यमंत्री जी कब आए, जब आपको बजट पेश करना था जब आए, या बजट पारित कराना था जब आए, या 2-3 बार मौका जब आप, हमेशा ये होता था कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में बैठा करते थे रोज, जिससे कि कसावट रहती थी और एक गरिमा बनी रहती थी कि भाई। और देखिए पहली बार मैंने देखा, तभी तो राजेंद्र राठौड़ ने उनके जिस दिन पधारे के बोले तो राजभोग की झांकी है, मतलब तीसरी बार आप आए। अब देखिए मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की कटाक्ष करना, और फिर मुख्यमंत्री बड़े मुस्कुरा करके कुछ जवाब देने की स्थिति में, क्योंकि नहीं आए वो, सही बात है, उनको क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। किसी भी 5 साल में जब भी सेशन हुए कभी नहीं आए मुख्यमंत्री, सिवाय 4-5 बार ही आते हैं वो। पहले मैंने देखा, देखिए मुख्यमंत्री बैठते थे, भैरव सिंह शेखावत रहे हों, हरदेव जोशी रहे हों, ये शुरुआत राजे जी के टाइम से भैरव सिंह शेखावत तो कंटिन्यू, वो चाहे अपोजिशन में रहे हों चाहे हाउस जब तक चलता, बड़े ये मतलब एक पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन अगर किसी को देखना हो तो भैरव सिंह शेखावत की जो चीजें अगर आपको आर्काइव मिल सके पढ़नी चाहिए। वास्तव में नए विधायकों को वो क्या कदर था उनका राजनीति में, कब हाउस में एंटर होते थे और कब जाते थे और किस भूमिका में है, तो कब उनकी भूमिका विधानसभा में कैसी रहती थी, और मनभेद के बाद में मतभेद कैसे बुलाए जाते हैं, वो भी उन लोगों से सीखना चाहिए था। आई थिंक ये देखना चाहिए विधायकों को। अभी तो एक बार बहुत अच्छी बात कही घनश्याम तिवारी ने, बीच में रोक रहा हूं श्याम जी, आप सभी लोग थे उसमें, तो उनका उपनेता प्रतिपक्ष तो हंस करके उन्होंने कहा कि देखो ये तो कोई पद है नहीं वैसे विधानसभा में, जबरदस्ती की राठौड़ी आप करा रहे हो तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, खुद ने स्वीकार किया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आजकल संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका सिर्फ ये हो गई, हालांकि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पे कटाक्ष किया था और मुस्कुरा के उन्होंने स्वीकार भी किया कि जब वो थोड़ा सा अलग भूमिका में थे, वो बीजेपी की गवर्नमेंट के वक्त ही साफ कहा उन्होंने कि संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका ये रह गई है, हाउस को जल्दी से जल्दी बिजनेस निपटा करके आला कमान को रिपोर्ट कैसे दे सकता हूं, सब आज का निपट गया है कि ये सबसे अच्छा संसदीय कार्य मंत्री माना जाता है। ये नहीं कि हाउस को चलाया जाए, एक उसका नियम कायदे हैं उसके तहत हम चल सके, पब्लिक में एक मैसेज जाना चाहिए कि हाउस किस तरह से चल रहा है। ये तभी संभव होता है कि कोई सीनियर लीडर, और सीनियर लीडर की भूमिका में सिर्फ आजकल एक सूत्री कार्यक्रम या कहूं कि एकीकरण हो गया उसका सत्ता का, वो मुख्यमंत्री बैठे तो उसका डिसिप्लिन अलग होता है, संख्या बल अलग होता है। अदरवाइज तो कई बार ढूंढते हैं, आपकी बार 2 बार आपने गोयल साहब देखा भी होगा, 2 बार तो ऐसी स्थितियां बनी कि कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा था, ऑब्जेक्शन हुआ, फिर उनको सबको निकाल करके लाए जब हाउस। ये गंभीरता पे थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है, मुझे लगता है कि जो उचित नहीं है। जी आप सॉरी कंटिन्यू करिए श्याम जी। देखिए मैं पहली बार देख रहा था कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई इस बार, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए विधानसभा शुरू होने से पहले, नहीं हुई। क्योंकि देखिए, और विधानसभा का नेचर ये होता है, कभी भी विधानसभा अध्यक्ष प्रश्न नहीं पूछता। ये पहली बार मुझे देखने को मिला, जो विधायक नहीं है गैर जिम्मेदारान विधायक का क्वेश्चन खुद ने पूछा और आंसर भी खुद ने लिया। ये देखिए, ये लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी। आप विधानसभा श्याम जी, लेकिन इसके दूसरी बात एक और सामने आ रही है कि सीपी जोशी ने खुद का क्वेश्चन नहीं, वो चाहे अपोजिशन का विधायक रहा हो चाहे सत्ता पक्ष का, जिसका सवाल छूट गया उसके लिए जवाब देने के लिए बाध्य कर दिया मंत्री को कि आप जवाब दीजिए, अगर वो नहीं तो मैं पूछ लेता हूं उनकी तरफ से। जनता के लिए, मेरी बात तो सुनिए, आप देखिए विधायक के लिए नहीं, जनता के लिए किया सारा। नहीं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए वो करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करते हो, वो पता नहीं किस तरह चलाना चाहते। अब देखिए क्वेश्चन के आंसर पे कभी एकाध पे कैसे चर्चा होती। अब देखिए वहां प्रतिपक्ष का नेता नहीं है तो टाइम ही टाइम है, अब आप मंत्री को खुद ही निर्देश दे रहे हो, खुद ही कह रहे हो। ऐसा विधानसभा अध्यक्ष का हस्तक्षेप, जब भी मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहते हैं तो ये सारी स्थिति नहीं पैदा होती, क्योंकि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं और आंसर दे देते हैं, क्योंकि मंत्री को जवाब देने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वो बहुत सारे कटाक्ष करते हैं वो बैठ करके। तो देखिएगा, हेडमास्टरी करना अलग है, विधानसभा चलाना अलग बात है। जो गतिविधि लोकतंत्र में होनी चाहिए वो नहीं दिखी। 131 का जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, चर्चा ही नहीं करने देते, उस पर कार्रवाई नहीं करने देते। नहीं हो गया, बस बहुत है, आ गया, ये तरीका आ गया। सर एक ध्यान आकर्षण में तो बाकायदा उन्होंने जवाब दिलाया। ये बात जरूर है कि स्थगन कार्रवाई होनी, मंत्री का जवाब नहीं आ रहा, पर्ची खत्म कर दी,
ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पर्ची की एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर्ची खत्म कर दी, स्थगन पे मंत्री का जवाब नहीं आता। नहीं, स्थगन पे भी जवाब खत्म हो गया। अब देखिएगा 131 पे जो किश्तीकर वाले कार्रवाई कर सकते थे वो उन्होंने करने नहीं दिया। महादेव सिंह कटेला ने तो कहा कि देखिएगा उसने 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, 7 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, वो महिला को पदोन्नति दे दी। वहां कोई जवाब जिस तरह से आना चाहिए कि ध्यानाकर्षण, आपने तो ओम जी देखा था कि 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए थे, आरएस सस्पेंड किया, बहुत सारे। उस विधानसभा का गरिमा का जो होता था 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक हाउस में 131 चलता था, यहाँ तो 10 मिनट से ज्यादा चला ही नहीं कोई। तो ये देखिए जो एक्चुअल में जानकार भी कम लोग हैं। शुरुआत में तो ध्यानाकर्षण नहीं लाए तो वो देखिएगा जब सेकंड स्टेप आ रहा था उसके बाद ध्यानाकर्षण आया 10 दिन बाद, आपने देखा। और बैठकें भी 22 हुई, बैठकों की संख्या भी कम हो गई। और डिपार्टमेंट की आपने अनुदान मांगे देखी, अनुदान मांगे कैसे विभागों पे हुई, जो महत्वपूर्ण विभाग थे उस पर की नहीं। और आप देखिए जो उसकी तो लॉटरी निकलती है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना जी। जो वर्किंग डेज है उसकी लॉटरी निकलती है। श्याम जी वापस लौट रहा, मैं गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, एक मुझे गंभीरता जो हाउस में एक चीज की जो कमी दिखाई दे रही है, देखिए ये पूरे अगर उसमें बात करें तो पर्ची व्यवस्था खत्म की, स्थगन पे मंत्री का जवाब नहीं आना। एक सबसे रोचक बात आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि तीनों आप बहुत सीनियर हैं। अब मंत्रियों का महज एक औपचारिकता भर रही, अपने हिसाब से ये घोषणा नहीं की किसी मंत्री ने, सिर्फ उन्होंने वही पढ़ा जो हमने अपने इस कार्यकाल में किया है। किसी मंत्री ने घोषणा नहीं की। आप देखिए उससे भी पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं। अदरवाइज कुछ भी, चाहे वो मैस का 15 रुपए का अलाउंस अगर बढ़ाएं, लेकिन अब की बार किसी मंत्री ने कुछ भी नहीं अनाउंस किया। एक मैं ये थोड़ा सा अलग ट्रेंड देख रहा हूँ, चेंज भी देख रहा हूँ इसमें। गोयल साहब, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई। कई मंत्रियों को तो ये पता नहीं था कि जवाब क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिखा गया है। कई जगह वो बैकआउट कर गए, तो अरे गलत भेज दिया। कई मंत्रियों ने ऐसा किया। और जो आप कह रहे हैं नहीं कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ दें आप, जैसे शिक्षा के जो मंत्री हैं उन्होंने 1-2-3 चीजें की घोषणा की, पर मेजर कुछ नहीं की। सारे के सारे जो चर्चाएं हैं वो प्रश्नकाल में वो मतलब जो जवाब दिए गए हैं वो ही थे और उसके बाद में सप्लीमेंट्री थे। तो घोषणाएं क्या करते हैं, यही था कि भाई हाँ ये नहीं हुआ, ये करा देंगे। तो इस तरह से जो लैकलस्टर जो रेस्पॉन्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो लैकलस्टर रेस्पॉन्स साफ नजर आता है विधानसभा की कार्रवाइयों में, खास तौर से इस सत्र में। और सबको ये जल्दी है कि चुनाव बहुत जल्दी आ रहे हैं, हमें चुनाव की तैयारी करनी है। अभी एक सेशन और होगा, अभी मेरे को लगता है अगस्त सितंबर में, 4-5 दिन का, उसमें भी भागदौड़ रहेगी। और इसमें क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह जो आगे के हैं वो पास कराने पड़ते हैं, वो अलग बिजनेस है। पर इसमें जो है ना सुस्ती बहुत नजर आई। जैसे हमारे सब दोनों जने ये कह रहे हैं, श्याम जी भी कह रहे हैं, ओम जी भाई साहब भी कह रहे हैं, बहुत सुस्ती है कि निपटाओ, जस्ट ए बिजनेस, नथिंग एल्स। स्पीकर ने अपना दायित्व, यही फ्लोर मैनेजमेंट रह गया बस अब। हाँ, ये फ्लोर मैनेजमेंट भी क्या है, जब सीएलपी की मीटिंग आप रूलिंग पार्टी नहीं बुला रही, ना उनसे राय ले रही है किसी से, और कुछ मंत्री तो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। दिव्या मदेरणा को आपने सुना होगा, दिव्या मदेरणा ने कितना कुछ कहा, कितना वही देखने को मिला। या वो जो है सिरोही वाले, उन्होंने कितना कुछ कहा। संयम लोढ़ा ने तो कहा कि ये याराना क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। फॉर्मर डीजी जो मीना है, उन्होंने बहुत कुछ कहा। कई लोगों ने बहुत कुछ सीधा सा कहा और उसका किसी ने आकर के बैलेंस नहीं किया कि जो हमारे मंत्री या विधायक जो बोल रहे हैं उनका क्या जवाब दिया। बात और ये देखिए, एक कोऑर्डिनेशन की कमी चलिए, हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के घेर रहे हैं, विपक्ष की पार्टी, लेकिन चलिए सरकार के साथ वो समर्थन में रही कम्युनिस्ट पार्टी। आपने देखा होगा 2 विधायक हैं, लेकिन दोनों में भी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं देखा गया। फसल खराबे के ऊपर गिरधार लाल महैया आवाज उठाते रहे, लेकिन बलवान बैठे रहे, उनके साथ वॉकआउट नहीं किए और उनके साथ साथ पीछे बाहर जा रहे हैं। लेकिन जब वो वॉकआउट कर गए महैया, लेकिन स्पीकर ने फिर उनको अलाउ नहीं किया कि आपकी पार्टी वॉकआउट कर गई, अब आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं। बात तो सही है। ये भी एक अच्छा काम किया उन्होंने। बीजेपी का आपको देखा होगा कि राइट टू हेल्थ बिल के ऊपर जब हंगामा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ ने जब स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया, तो 2 विधायक बोलना चाह रहे थे, सर हम बोलना चाहते हैं कि नहीं, आपकी पार्टी वॉकआउट कर चुकी है, अब आप नहीं बोल सकते।
मैं बोलने लेकिन दूसरे तरीके से आइए। अब नहीं बोल सकते, जब आपकी पार्टी वॉकआउट कर गई तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कैसा होता भी है, लेकिन बताया। चले समय कम है, ओम जी और श्याम जी। इसमें एक चीज और है, ये जो पूरा सत्र जो है ना, ये स्पीकर की अलर्टनेस की वजह से चला है। सत्ता की नजदीकियां किस तरीके से एक प्रतिबद्ध पार्टी को भी तहस नहस कर सकती है, ये मुझे कल के वॉकआउट से देखने में समझ में आया कि बलवान वापस गए नहीं और रुक गए और एक चले गए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पार्टियां मैंने देखा है 51 बरस में, तो कम से कम कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक तो सत्ताधारी दल का जो मंत्री जिसको अगले दिन जवाब देना है, पहले दिन से किसी से मिलता नहीं था, सारी रात तैयारी करते था कि सब कोई आवाज, कोई जवाब रह ना जाए, कोई ठीक से ऐसा ना हो जाए, इस तरह की तैयारी होती थी। अब तो मंत्री जी को पता ही नहीं होता, वो जो कुछ नौकरशाह लिख करके दे देते हैं उसके हिसाब से वो बोल देते हैं। ये देखने में आया। और साथ साथ में देखिए, इसको देख नहीं रहे, पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी बनती है कि सत्ताधारी दल हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जो विधायक है आपका या जो बैठा हुआ उसका, वो कैसे बिहेव कर रहा है विधानसभा के अंदर, ये संगठन को देखने की जरूरत है कि आप जो सवाल पूछते हैं उसके लिए तैयारी करके नहीं जाते हैं, जो आप जवाब दे रहे हैं उसके लिए भी आप तैयारी करके नहीं आए। ये दोनों बातें इस देखने को मिल रही हैं, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा दुखद पक्ष है राजनीति का, डेमोक्रेसी का नहीं, राजनीति का बड़ा दुखद पक्ष है। बिल्कुल। इन सारी चीजों को बदलने की चेष्टा कर रहे थे दोनों दल, कांग्रेस भी कर रही थी और बीजेपी भी कर रही थी, और दोनों दलों में ये खामियां बड़ी स्पष्ट रूप से नजर आती है, जिसको भी दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोकतंत्र में बने रहना बहुत जरूरी है, उसी की मजबूती के लिए। और सदन लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर होता है, जहां जनता की आवाज उठाई जाती है और एक उम्मीद करती है जनता की विधानसभा सत्र चल रहा है, शायद हमारी बातों को वहां गंभीरता से लिया जा रहा होगा, उसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। ये कायदे से यही होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है कि पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि चीजों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी परंपराएं बनती हैं। आज अगर हम उसे कटौती करनी शुरू करेंगे, उसके प्रति गंभीरता नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ी और गंभीर नहीं होगी, क्योंकि वो आपसे सीख रही है। तो मुझे लगता है कि ये गंभीरता जरूर होनी चाहिए। फिर भी अगर कहूं तो राजस्थान के इतिहास में राजस्थान विधानसभा का बहुत बेहतर पोजीशन रही है। ये सत्र काफी हद तक पहले की जो स्थितियां बनी है उससे बेहतर कह सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो राजनीतिक दलों में वैमनस्यता भी कहूं तो मुझे तो कोई इसमें ऐतराज नहीं दिखता है कि जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक दलों में। ब्याह शादियों में मैं देखता हूं कई कार्यकर्ता पूछते हैं कि साहब मैं उसको बुला सकता हूं कि मेरे पार्टी के नेता नाराज तो नहीं हो जाए। कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, कई मित्र कार्यकर्ता ये बात पूछते हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टियों में क्या खिचड़ियां पक रही हैं। उस हिसाब से सीपी जोशी ने विधानसभा में, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ हो, उन लोगों को बुला करके एक वो गरिमा स्थापित करने की कोशिश की है कि ओम बिरला को बुलाया उन्होंने। तो ये सब चीजों को देख करके लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी कुछ पॉलिटिकल संस्कार हैं जिन्हें जीवित रखना बहुत जरूरी है, और सीखना चाहिए कि ये रूट भी है एक जिसके जरिए हम वापस से स्थापित कर सकते हैं। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।